अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम वकार हसन है और आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा और आने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट को सामने रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट का एफपीएससी ने दिया उसमें भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आई हुई थी, तो हम डिस्कस करते हैं इनको। मैंने सेंटेंसेस का सीक्वेंस इस तरह रखा है कि इनकरेक्ट के बाद करेक्ट रखे हैं, ताकि आपको समझ आए कि इनकरेक्ट के बाद करेक्ट आएगा तो कोई रूल आपको थोड़ा मैं समझाऊंगा तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो ये देखते हैं जी, आल्दो ही वाज इनोसेंट बट ही सफर्ड। अच्छा, आल्दो के बारे में मैं आपको बताऊं इसका इस्तेमाल कि ये ऑपोजिट एक्सट्रीम जहाँ पे शो करनी हो वहाँ के लिए आता है, लेकिन आल्दो के लिए जब आप आल्दो यूज करते हैं उसके बाद बट का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। ना आल्दो के बाद आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे जो नेक्स्ट सेंटेंस में है, आल्दो ही वाज इनोसेंट स्टिल ही सफर्ड। तो आल्दो के बाद ना बट इस्तेमाल होता है ना स्टिल का यूज आता है। उससे जो जिस सेंटेंस को वो क्वालिफाई करता है उसमें ना बट आएगा ना स्टिल आएगा। हाँ, उसके बाद येट आ सकता है। आल्दो ही वाज इनोसेंट येट ही सफर्ड, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। आल्दो के बाद आप जो सा है कोमा लगा के आप येट लगा सकते हैं। जो आल्दो वाली क्लॉज है उसके बाद कोमा लगाएं येट लगा सकते हैं, वो यूज ठीक है। या आल्दो ही वाज इनोसेंट इस क्लॉज के बाद आप कोमा लगा के नाउन या प्रोनाउन ला सकते हैं, ही सफर्ड। ठीक है, तो या आल्दो के बाद येट लगाएं। अगर आप येट ओमिट भी कर देंगे और सिर्फ प्रोनाउन लगा देंगे फिर भी ठीक है, लेकिन आल्दो के बाद बट और ये जो स्टिल का इस्तेमाल है, बट का इस्तेमाल और स्टिल का इस्तेमाल आल्दो के बाद, ये गलत है। तो पहले दो सेंटेंसेस में गलत है और थर्ड और फोर्थ वन जो सा है येट और ही वाला ये ठीक है। उसके बाद है बोथ अजहर एज वेल एज असलम कैन सिंग। यहाँ पे एज वेल इस्तेमाल हुआ है बोथ के बाद। अब ये बात याद रखिएगा कि जहाँ पे बोथ इस्तेमाल हो उसके बाद एंड इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा बोथ अजहर एंड असलम कैन सिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट ओनली साहिल बट आल्सो असलम वॉज इन्वॉल्व। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि नॉट ओनली और बट आल्सो सीएसएस के पेपर्स में भी आ जाता है, तो नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल देख रहे हैं हम यहाँ। नॉट ओनली साहिल बट आल्सो असलम वॉज इन्वॉल्व, ये सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ, फिर मैं आपको रूल समझाता हूँ। आई लाइक ईटिंग नॉट ओनली नूडल्स बट आल्सो पास्ता, ये भी ठीक है सेंटेंस। तीसरा देखते हैं, फिर मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। ऐश कैन नॉट ओनली सिंग बट आल्सो डांस। अब यहाँ पे यूज इसका कैसे करना होता है, बेसिकली ये तीन सेंटेंसेस उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नॉट ओनली अगर नाउन के साथ आए तो बट आल्सो को भी आप नाउन के साथ लगाएंगे। अगर नॉट ओनली वर्ब के साथ आए तो बट आल्सो भी वर्ब के साथ आएगा। तो ये नीचे जो एक्सप्लेन किया हुआ इस रूल को कि साहिल और असलम सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड में नूडल्स और पास्ता ऑब्जेक्ट्स हैं, थर्ड में सिंग और डांस वर्ब्स हैं। तो अगर तो नाउन के साथ आ रहा है नॉट ओनली, तो बट आल्सो भी जो सा है वो आपका नाउन के साथ आएगा। अगर वर्ब के साथ आया नॉट ओनली तो फिर बट आल्सो भी वर्ब के साथ आएगा। ये फिर सीक्वेंस सेम बनेगा। नेक्स्ट है हार्डली हैड ही गॉन आउट देन द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, इनकरेक्ट है। अभी मैं रूल समझाता हूँ। हार्डली हैड ही गॉन आउट देन द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, ये भी इनकरेक्ट है। इसका रूल बताता हूँ आपको। फिर है जी हार्डली हैड ही गॉन आउट दैट द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, ये भी इनकरेक्ट है। और आखिरी है हार्डली हैड ही गॉन आउट व्हेन द फोन स्टार्टेड रिंगिंग। अब ये बात ज़हन में रखें कि जब आप हार्डली इस्तेमाल करते हैं उसके बाद व्हेन का इस्तेमाल करते हैं आप, तो हार्डली के बाद ना डैट आएगा, हार्डली के बाद ना देन आएगा, हार्डली के बाद ना देन आएगा, हार्डली के बाद आप इस्तेमाल करेंगे व्हेन। तो ये हार्डली हैड ही गॉन आउट व्हेन द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, ये करेक्ट है जी। ठीक है, हार्डली के बाद व्हेन यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अलीना वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड वेदर शी वाज रिक्वायर्ड टू स्टे एंड टू गो। एक बात ज़हन में रखें कि जब आप वेदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेदर का इस्तेमाल, तो उसके बाद ये कोरिलेटिव कंजंक्शन में आती है, तो फिर उसके हिसाब से आप दूसरी कंजंक्शन लगाते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन।
अलीना वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट शी वाज रिक्वायर्ड टू स्टे आर टू गो। ठीक है। अच्छा, तो इसमें करेक्ट क्या बनेगा? अलीना वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड वेदर शी वाज रिक्वायर्ड टू स्टे आर टू गो, यानी कि आप वेदर की जगह पे डैट नहीं लगा सकते और वेदर के बाद एंड नहीं लगा सकते, तो वेदर के बाद आप और लगाएंगे, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अगर आप वेदर के बाद देखते हैं कि एंड लगा हुआ है तो वो सेंटेंस भी ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। अगर डैड के बाद और लगा दिया वो भी सही नहीं है, तो वेदर के बाद और आता है तो ये करेक्ट सीक्वेंस इसका देख लें कि वेदर के बाद आ रहेगा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आता है ये। फिर नेक्स्ट है अली सो इंटेलिजेंट एज अहमद। ये इनकरेक्ट क्यों है? जो आपका सो का इस्तेमाल है ना, सो और एज कंपेयर करने के लिए, सो और एज जब इस्तेमाल होते हैं तो नॉर्मली ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो। अली इज नॉट सो इंटेलिजेंट, तो सो और एज के साथ नॉट लगता है, तब ये करेक्ट होगा। अली इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अहमद। अगर आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में ले रहे हैं तो ये ठीक इस्तेमाल नहीं है इसका। हाँ, एज और एज का इस्तेमाल दोनों तरह हो सकता है, नेगेटिव और असर्टिव दोनों फॉर्म्स में। अली इज एज इंटेलिजेंट एज अहमद करेक्ट है। अली इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज अहमद, तो जो एज और एज का यूज है ये तो आप कर सकते हो, एज और एज का इस्तेमाल नेगेटिव में भी असर्टिव में भी, लेकिन सो और एज का जो कॉम्बिनेशन है ये नॉर्मली नेगेटिव वे में आता है, तो नॉट लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो अली इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अहमद, ये ठीक होगा। और एज की कॉम्बिनेशन में ये दोनों नीचे वाले ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। ये रूल्स बड़े इंटरेस्टिंग है और ये मोर एक्सपेक्टेड भी है कि ये आएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, इफ आई विन द टॉस आई वुड रादर बैट टू बाउल। इफ आई विन द टॉस आई वुड रादर बैट और बाउल। रादर के बाद देन फॉलो करता है, ये रूल है। तो ये जो पहले तीन सेंटेंसेस हैं ये गलत है। इफ आई विन द टॉस आई वुड रादर बैट नॉट बाउल, ये तीनों गलत है। हमेशा रादर के बाद देन फॉलो करेगा। इफ आई विन द टॉस आई वुड रादर बैट देन बाउल, तो ये करेक्ट है जी आपका। आपका रादर के बाद देन फॉलो करता है, रादर देन, ये सही सीक्वेंस बनेगा। ऊपर वाले तीनों गलत है। फिर नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन है जो कि क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सेल्डम और एवर हैव आई इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटीज, इनकरेक्ट है। और नेवर, सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर सही है। सेल्डम इफ नेवर, सेल्डम और नेवर ये इनकरेक्ट है। तो ये ज़हन में रखिए कि सेल्डम इफ नेवर आपका इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होगा, सेल्डम और एवर इनकरेक्ट होगा। हाँ, सेल्डम इफ एवर आता है, यानी कि सेल्डम के बाद इफ एवर आता है तो वो करेक्ट होगा, और सेल्डम और नेवर आता है तो वो भी करेक्ट होगा। तो सेल्डम इफ एवर हैव इंडल्ज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज करेक्ट है। सेल्डम और नेवर हैव इंडल्ज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज, तो ये भी करेक्ट होगा। तो एक्सप्रेशन याद कर लें, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर ये दोनों करेक्ट यूज हैं। ऊपर वाले सेल्डम के बाद नेवर और सेल्डम और एवर ये इनकरेक्ट है। आगे, आई हैव नेवर हर्ड हिज नेम नॉर सीन हिम। तो ये बात याद रखें, नेवर के बाद नॉर का इस्तेमाल नहीं आता, इनकरेक्ट होता है। अच्छा, तो करेक्ट क्या होगा? आई हैव नेवर हर्ड हिज नेम और सीन हिम। तो नेवर के बाद आप और का इस्तेमाल करें तो ये करेक्ट होगा। आई हैव नेवर हर्ड हिज नेम, तो नेवर के बाद और का इस्तेमाल ठीक है। फिर आगे ये जो नेक्स्ट चार सेंटेंसेस हैं ये अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। स्टडी हार्ड लेस्ट यू मे फेल। अच्छा, स्टडी हार्ड के बाद आपने लेस्ट का इस्तेमाल किया, लेस्ट के बाद शुड फॉलो करता है। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। बाकी जितने यूज हैं, स्टडी हार्ड लेस्ट यू विल फेल भी इनकरेक्ट है, स्टडी हार्ड लेस्ट यू माइट फेल भी इनकरेक्ट है। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल जो है वो इसमें ठीक यूज है। उसके बाद है दिस इज द सेम मिस्टेक एज ए वांटेड। अच्छा, दिस इज द सेम मिस्टेक दैट ए वांटेड, अब ऊपर वाला इनकरेक्ट है, नीचे वाला करेक्ट है। ये बात याद रखें कि एज के बाद अगर अगर वर्ब आप लगाते हैं तो इनकरेक्ट यूज होगा। डैट के बाद आप वर्ब लगा सकते हैं, आई वांटेड। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे डैट के जहां पे एंड में वर्ब फॉलो कर रहा हो वहां पे एज नहीं डैट आता है। दिस इज द सेम बाइक,
आगे वर्ब आ रहा है एंड में, तो वहां पे डैड लगता है। एज वहां पे लगता है जहां पे वर्ब फॉलो ना कर रहा हो। दिस इज द सेम बाइक एज माइन, अब यहाँ पे वर्ब फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए एज के बाद आप, सॉरी, माइन से पहले आपने एज लगा दिया है। तो यह बात याद रखें कि ऐसे सेंटेंस में जहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस इज द सेम बाइक, और उसके बाद एंड में वर्ब आ रहा है, वांटेड आया है, तो वहां पे डैट आएगा। अगर वर्ब के अलावा कुछ आ रहा है तो वहां पे आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग करेक्शन थी। दिस इज द सेम मैन कोमा हु फॉलोड मी, तो यहाँ पे आपने डिफाइनिंग आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, और यहाँ पे डैड भी आ जाता है। दिस इज द सेम मैन डैड फॉलोड मी, ये दोनों ठीक आपको करेक्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट है यू विल नॉट पास अंटिल यू स्टडी हार्ड। अब यहाँ पे अंटिल का गलत इस्तेमाल है। अंटिल टाइम टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, टाइम लिमिट को, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या कर रहे हैं, तो कंडीशन के लिए आप अनलेस करेंगे। यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड, तो कंडीशन के लिए अनलेस करते हैं आप, अनटिल नहीं करते। अनटिल टाइम बाउंड या टाइम की लिमिट डिफाइन करने के लिए करते हैं। वी विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग अनलेस आवर डिमांड्स आर मेट, तो यहाँ पे टाइम लिमिट है, तो यहाँ पे अनटिल आएगा। तो याद रखें, जहां पे भी टाइम लिमिट आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिस तरह वो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं और टाइम लिमिट बता रहे हैं कि कब तक वो जो से है अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे या स्ट्राइक करते रहेंगे, तो वहां वो अनटिल आपकी टाइम लिमिट डिफाइन कर रहा है। ऊपर कंडीशन, कंडीशन के लिए अनलेस होता है, अनटिल जो होता है वो टाइम लिमिट को डिफाइन करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है अनलेस और अनटिल का। अच्छा, नीचे फिर वही अनलेस का इस्तेमाल है, यू विल नॉट पास अनलेस यू डू नॉट स्टडी हार्ड। अब अनलेस के बाद आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ऑलरेडी आपने इसको अनलेस को लिख दिया है, वो सफिशिएंट है मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी, यार ये करेक्ट है। अनलेस के बाद आप नेगेटिव मीनिंग लेके जाते सेंटेंस को। वी विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग अनटिल आवर डिमांड्स आर नॉट मेट। अब यहाँ पे भी वही रूल है, वी विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग अनटिल के बाद आप फिर नॉट का इस्तेमाल लगा दिया, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। वी विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग अनटिल आर डिमांड्स आर मेट, तो अनटिल के बाद आप फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी गलत है। तो ये भी देख लें कि अनटिल के बाद सेंटेंस जो सा है उसमें नॉट नहीं आता। अनलेस और अनटिल जिन सेंटेंस में आप इस्तेमाल करेंगे उनमें ये कंडीशनल होते हैं, उनमें आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। पहले सेंटेंस को आप उसमें डबल डबल नेगेटिव में चला जाता है। आगे है बिकॉज ही ब्रोक द लॉ देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। बिकॉज ही ब्रोक द लॉ ही वाज पनिश्ड होता है जी, देयरफॉर नहीं आता। ये जो बिकॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ही ब्रोक द लॉ, उसके बाद देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं होता वहां। उसके बाद फौरन आप उस प्रोनाउन को लाएं जिसको ये वाली जो क्लॉज है वो क्वालिफाई कर रही है, डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज ही ब्रोक द लॉ, तो फौरन उस शख्स को लेके आए जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। इस शख्स को आप फौरन नहीं लाएंगे तो ये ग्रामेटिकल एरर होगा। तो देयरफॉर नहीं आना था, फौरन वो सब्जेक्ट आना था जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एज में भी ये रूल है, एज ही वॉज द एल्डर ऑफ द टू सो ही वॉज गिवन प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे सो का इस्तेमाल नहीं होगा। वही बात है, एज वाली क्लॉज आई है, अब ये क्लॉज डिपेंडेंट है, उसके फौरन बाद आप उसका सब्जेक्ट लेके हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सो का इस्तेमाल या कोई और कंजंक्शन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस के फौरन बाद आप उनका नाउन लेके आया करें जिनको वो क्वालिफाई कर रही होती है। ये अक्सर पास्ट पेपर में भी आई हुई है कि डिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं, उसके बाद कॉमा लगा के फौरन उस नाउन को लाया करें जिसकी जिसको जिसको क्लॉज क्वालिफाई कर रही होती है, ठीक है। ही आस्क्ड मी दैट व्हेन ही शुड लीव, इनकरेक्ट सेंटेंस है, भी रूल बताता हूँ। ही आस्क्ड मी व्हेन ही शुड लीव। WH फैमिली यानी कि व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, व्हिच, उनसे पहले डैट का इस्तेमाल नहीं होता। तो व्हेन से पहले डैट का इस्तेमाल नहीं होगा, लिख लें। इसी तरीके से आगे भी दूसरे में भी ये उन्होंने बात की, ही आस्क्ड मी डैट हु माई फैमिली डॉक्टर वाज। अब हु से पहले डैट का इस्तेमाल है, तो मैंने आपको बोला है व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, व्हिच से पहले डैट का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ही आस्क्ड मी हु माई फैमिली डॉक्टर वाज। इसी तरीके से आई डोंट नो डैट वेयर राशमी लिव्स। अब यहाँ पे भी वेयर से पहले डैट का इस्तेमाल नहीं होगा, आई डोंट नो वेयर राशमी लिव्स आएगा, ठीक है। तो यानी कि WH फैमिली से पहले डैट का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, अगला जो दो यूज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई वांटेड नथिंग एल्स बट टू गो टू स्लीप। अब ये बात याद रखें कि नथिंग एल्स के बाद बट नहीं आता, देन आता है।
नथिंग एल्स के बाद बट नहीं देन आता है। तो आई वाज सो टायर्ड दैट आई वांटेड नथिंग एल्स, देन आएगा, देन टू गो टू स्लीप, ये करेक्ट है। और बट कब आता है? जब अकेला नथिंग इस्तेमाल करें। आई स्वेयर दैट आई स्पीक नथिंग एल्स बट द ट्रूथ, ये गलत है क्योंकि नथिंग एल्स के बाद बट नहीं आएगा। हाँ, नथिंग के बाद बट आप लगाते हैं, इसी एक्सप्रेशन है। आई स्वेयर दैट आई विल स्पीक नथिंग बट द ट्रूथ, अब ये ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, नथिंग एल्स के बाद देन आता है, बट नहीं आता। हाँ, अगर आप नथिंग के बाद एल्स हटा दे और बट लगा दे फिर एक्सप्रेशन ठीक होगा। तो ये रूल भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, ये भी इंटरेस्टिंग है। नो सूनर डिड द मिनिस्टर बिगेन स्पीकिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। नो सूनर के बाद व्हेन फॉलो नहीं करेगा, देन फॉलो करेगा। नो सूनर डिड द मिनिस्टर बिगेन स्पीकिंग देन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। तो नो सूनर के बाद देन आता है। ये भी बहुत दफा रिपीट हुई है क्वेश्चन, और ये आपको आनी भी चाहिए। नीचे है जी, नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द चिल्ड्रन। तो अक्सर आप क्वेश्चन में देखेंगे नो सूनर के बाद व्हेन लगाया होगा, जो कि गलत है। नो सूनर के बाद देन का इस्तेमाल आना चाहिए, और आप देन को इस्तेमाल किया करें। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रश्ड आउट ऑफ द क्लास। तो ये नो सूनर देन की क्वेश्चन है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी। मैंने कोशिश की आपको रूल समझाऊं। ये इंपॉर्टेंट है और स्क्रीनिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी सीएसएस की प्रिपरेशन में, पीएमएस में ये सेंटेंसेस अक्सर रिपीट होते हैं। तो इनको पढ़ें, आप रिवाइज करें और शेयर करें दूसरों के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।